बाद में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नशीला पदार्थ सप्लाई करने का काम करता था। वो एक सीनियर गुंडे को पैसों के बदले नशीला पदार्थ देते हुए कहता है कि अब वो ये काम छोड़ रहा है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। ये बात उस गुंडे को पसंद नहीं आती और वो पैसे दिए बिना ही जाने लगता है। पैसों के चक्कर में उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से डेविड द्वारा गोली उस गुंडे को लग जाती है और वो तुरंत ही मारा जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो डेविड उनसे बचने के लिए भाग निकलता है और एक जगह पहुंचकर देखता है कि कोई आदमी गड्ढा खोदकर कुछ गाड़ रहा है। वो आदमी था विजय सलगांवकर जो कि साहिल की लाश को पुलिस स्टेशन में गाड़ रहा था और ये सब डेविड देख लेता है, लेकिन उस समय उसे अपनी जान प्यारी थी तो वो पतली गली पकड़ के निकल जाता है। डेविड घर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से फरार होने की तैयारी करने लगता है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ के लेके चली जाती है। अब यहाँ से कहानी 7 साल आगे बढ़ती है और हम विजय को देखते हैं जिसने कि अब केबल टीवी बिजनेस के साथ साथ मूवी थिएटर का भी बिजनेस शुरू कर दिया था क्योंकि हमेशा से ही उसे फिल्में देखने का बहुत शौक था। विजय अपनी पत्नी नंदनी और अपनी 2 बेटियां अंजू और अन्नू के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था और उसकी लाइफ एकदम अच्छे से कट रही थी। अब एक दिन हम देखते हैं कि पड़ोस में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा होता है जिसे देखकर विजय की पत्नी नंदनी को अच्छा नहीं लगता तो वो विजय के साथ उन्हें रोकने निकल पड़ती हैं। यहाँ पता चलता है कि उनके पड़ोस में रहने वाली जनी को उनका पति दारू पीकर रोज मारता है और कुछ काम धंधा करने के बजाय बस अपनी बीवी से दारू पीने का पैसा मांगता रहता है। विजय जैनी को सलाह देता है कि वो अपने पति की कंप्लेन पुलिस में कर दे, नहीं तो वो रोज ऐसे ही मारता रहेगा। भले ही उस हादसे को 7 साल हो चुके थे लेकिन अब भी हर जगह लोग विजय को शक की निगाह से ही देखते थे और पीठ पीछे बातें बनाते रहते कि इसने ही उस लड़के का खून किया और कहीं गाड़ दिया। यानी कि इतना समय बीतने के बाद विजय तो आगे बढ़ गया था लेकिन आसपास के लोग ऐसी बातें बनाकर उसके परिवार को वो हादसा भूलने नहीं देते थे। अब हम देखते हैं कि विजय से मिलने के लिए सैम के पिता आते हैं जो कि विजय से विनती करते हैं कि सैम की बॉडी कहाँ है वो बता दें ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। दरअसल सैम के माता पिता लंदन शिफ्ट हो गए थे लेकिन हर साल सैम के जन्मदिन पर वो भारत आके उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराते थे और पिताजी भावनाओं में बहकर विजय से मिलने आ गए थे इस उम्मीद में कि वो उन्हें सैम की बॉडी दे देगा, पर विजय इस बारे में कुछ बोले बिना उन्हें दोबारा मिलने से भी मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि विजय मुराद अली नाम के राइटर से मिलता है जो कि फिल्मों को लिखने का काम करता था। विजय का हमेशा से एक सपना था कि वो एक फिल्म बनाए और उसके पास एक दमदार कहानी थी भी, इसलिए उसने मुराद से मिलकर उस कहानी को लिखने का सोच लिया था। कहानी पूरी हो चुकी थी लेकिन विजय को उसकी एंडिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वो फिल्म की नई एंडिंग लिखने के सिलसिले में उनसे मिलने आया था। विजय ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर मूवी थिएटर शुरू किया था और वो जमीन जो बेची थी वहाँ जनी और उसका दारूबाज पति रहता था। अब विजय एक आदमी से मिलने जाता है जो कि कब्रिस्तान में काम करता था और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो विजय उसके पैसों से बहुत मदद करता था, पर वो उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों था ये हमें बताया नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि डेविड जो कि जेल गया था वो अब छूट जाता है और सीधा अपने परिवार से मिलने जाता है। डेविड के जाने के बाद उसकी पत्नी किसी तरह बस गुजारा कर रही थी और उसकी हालत देखकर डेविड ठान लेता है कि उसने ये सब खराब किया था तो वही सब सही करेगा। अब हम देखते हैं कि सैम के घर में उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा चल रही होती है, पर सैम की माँ को अभी भी शांति नहीं मिली थी और विजय के परिवार के प्रति अभी भी उनके अंदर गुस्सा ही भरा हुआ था और वो चाहती थी कि उसके परिवार को सैम को मारने के लिए सजा मिले। अब विजय अपने एक मित्र से मिलने जाता है जो कि विजय की फिल्म में काम करने वाला था और दोनों जाम लड़ाते हुए गप्पे शप्पे मार रहे होते हैं और उनकी आपस में काफी अच्छे से बनती थी। उसका दोस्त उससे सवाल करता है कि क्या हो अगर तुम्हारी फिल्म की कहानी चोरी हो जाए, तो इस पर विजय कहता है कि मैंने किताब लिखकर अपनी कहानी का कॉपीराइट ले लिया है तो अब मेरी कहानी कोई नहीं चुरा सकता और फिल्म तो बनकर रहेगी। हम देखते हैं कि जैनी और नंदनी साथ में बैठे होते हैं और जैनी अपना दुख नंदनी को बता रही होती है। इसी बीच अंजू की शादी की बात चलती है तो जैनी कहती है कि लोगों में ये बात फैली हुई है कि अंजू का सैम के साथ चक्कर चल रहा था और इन दोनों को कुछ गलत हालत में विजय ने देख लिया, इसलिए विजय ने उस लड़के को मार डाला। ये सारी बातें सुनकर नंदनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वो सभी चीजें बोलने लग जाती
होती हैं जो उसे बोलनी नहीं चाहिए थी, पर जब उसे ध्यान आता है तो वो तुरंत ही रुक जाती है। अब अगले दिन घर में पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर पूरा परिवार खौफ में आ जाता है कि अब पुलिस क्यों आई है। पर विजय घबराने के बजाय एकदम शांत होकर सभी को समझाता है कि कुछ भी हो जाए हमें एकदम नॉर्मल रहना है। तभी यहाँ पता चलता है कि पुलिस उनके लिए नहीं बल्कि जेनी के लिए आई है, क्योंकि उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। थोड़ा बहुत समझाने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब जेनी का पति विजय से और खुन्नस खा जाता है। 7 साल पहले हुए उस हादसे के बाद से अंजू को अटैक आना शुरू हो गए थे, जिसमें कि उसे डर के मारे दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे। तो आज पुलिस को घर में आता देख वो डर फिर से वापस आ गया था और उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेविड चाय वाली दुकान के मालिक से कुछ काम पाने के लिए पूछता है, तो मालिक विजय से कांटेक्ट करने को कह देता है, ये कहकर कि वो तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब यहाँ पर डेविड और विजय की मुलाकात होती है, पर डेविड को उस समय बिल्कुल भी याद नहीं आता कि उसने उसको पहले भी कहीं देखा है। विजय अक्सर अपने दोस्त के साथ बैठकर बातचीत करते हुए मदिरा पान करना पसंद करता था। वहीं नंदिनी अक्सर जेनी के साथ बैठकर बातचीत किया करती थी और उनमें भी काफी बनने लगी थी। अब हम आईजी ऑफिसर तरुण को देखते हैं, जो कि अब सैम के मर्डर केस को हैंडल कर रहे थे, और वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर गायतोंडे को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वही था जिसकी सारी बातें सही थी। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सैम की माँ मीरा देशमुख के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है, और एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि जेनी और उसका पति कोई आम नागरिक नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर है, और वो बस विजय के पड़ोसी बनकर रह रहे थे ताकि उनकी जासूसी करके जानकारी इकट्ठा कर सके। ये सारा प्लान तरुण और मीरा का था, और उन्होंने विजय के घर में हर जगह रिकॉर्डिंग माइक लगवा दिए थे ताकि उस केस से जुड़ी कुछ भी बात हो तो उन्हें पता चल सके। और जेनी नंदिनी से बात करते वक्त सारी बातें रिकॉर्ड करती थी। उन्हें रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विजय ने सैम की बॉडी को कहीं और शिफ्ट किया था। तो अब तरुण अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए पता लगाने लग जाता है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां बॉडी गड़ी हुई है। अब पुलिस फिर से पूछताछ करना शुरू कर देती है, पर काफी मुशक्कत करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि आईजी ऑफिसर सीधा विजय के घर पहुंच जाता है, और तब घर में मौजूद सभी की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अचानक से एक आईजी ऑफिसर का घर आना मतलब कि मुसीबत ने दस्तक दे दी है। तरुण बड़े आराम से सभी से बातें करते हुए घुमा फिराकर अपनी बात कह जाता है कि अब तक जो वो शांति से जी रहे थे, आने वाले समय में वो शांति भंग होने वाली है। उस वक्त विजय घर पे नहीं था, पर जब वो घर आता है तो नंदिनी घबराते हुए उसे सब कुछ बताती है और पूछती है कि आखिर तुमने उसकी बॉडी छुपाई कहाँ है, क्योंकि जब भी पता चलता है कि पुलिस कहीं खुदाई कर रही है तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। नंदिनी की हालत देखकर काफी सोचने के बाद विजय तब भी नहीं पिघलता और उसे नहीं बताता कि बॉडी कहाँ है, क्योंकि किसी और को ये बात न पता चलना ही उसके परिवार को सुरक्षित रख सकता था। अब हम देखते हैं कि आसपास के लोगों की बातचीत से डेविड को खबर मिलती है कि विजय के ऊपर खून करने का केस चल रहा है। तो अब जाकर उसे याद आता है कि 7 साल पहले उसने विजय को कुछ गाड़ते हुए देखा था, तो शायद खून करने के बाद वो वहाँ लाश गाड़ रहा था। पुलिस ने विजय से जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखा था, और उस वक्त डेविड को पैसों की जरूरत थी भी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है वो राज बताने के लिए जो सिर्फ उसने देखा था। 5 लाख लेने के बजाय वो 25 लाख रुपए सैम की फैमिली से लेता है और बता देता है कि इस पुलिस स्टेशन में जहां आप खड़े हैं वहीं पर विजय ने बॉडी गाड़ी थी। ये सुनकर सभी लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं कि अब तक ये बात दिमाग में क्यों नहीं आई, और किसी को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी वो कर सकता था। अब बिना किसी को भनक लगे पुलिस स्टेशन के अंदर खुदाई का काम चालू हो जाता है, और उधर विजय को इधर उधर से खबर मिल जाती है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। इतने सालों में अब जाकर उसके चेहरे पर घबराहट देखने को मिलती है, और वो तुरंत सीसीटीवी कैमरे के जरिए वहाँ की सारी हरकत देखने में लग जाता है। वो देखता है कि सैम की बॉडी जो कि कंकाल बन चुकी थी वो उनके हाथ लग गई है, और अब सबूत के तौर पर टेस्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। अब इतना सब होने के बाद तरुण कोर्ट की तरफ से परमिशन लेकर सवाल जवाब करने के लिए विजय के पूरे परिवार को हिरासत में ले लेता है। तरुण विजय के सामने उसके परिवार को टॉर्चर करना शुरू कर देता है ताकि विजय सब सच बोल दे। विजय सब कुछ सह सकता था, पर अपने परिवार को इस तरह दुख में नहीं देख सकता था, इसलिए वो सारा सच बताने को तैयार हो जाता है। विजय कन्फेस करता है कि उसने ही सैम को मारा था और उसके परिवार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। यहाँ विजय उस बात को मेंशन नहीं करता कि सैम ने उसकी
उसकी बेटी के साथ क्या किया था और उसे मारने की असली वजह भी नहीं बताता, बल्कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है कि जो भी किया सब उसने ही किया। मुराद अली को जब टीवी के जरिए विजय के बारे में पता चलता है तो वो सीधे तरुण और सैम की फैमिली से मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ पता था जो उनका जानना जरूरी था। वो बताते हैं कि वो विजय से 2016 में मिले थे और उसने अपना नाम विजय सलगांवकर नहीं बल्कि विजय गोडबोले बताया था। उसके पास एक कहानी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहता था, तो मैंने उसकी कहानी सुनी और वो वाकई में दमदार थी। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने लिखना शुरू किया, पर उसने एक शर्त रखी कि जब तक स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार नहीं हो जाती तब तक हम फिल्म बनाना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सभी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक राम नाम का मिडिल क्लास आदमी है जिसका यतिन नाम का एक बेटा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। एक रात यतिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है तो वहाँ नशे में धुत एक लड़का उसकी महिला मित्र से बदतमीजी करने लग जाता है। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था बल्कि बहुत बड़े बिल्डर का बेटा था। लाख समझाने के बाद भी वो लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो यतिन उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। गुस्से में वो लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए यतिन का पीछा करता है और उनमें फिर हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से यतिन के हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। उसके पिता राम जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा बदहवासी की हालत में लाश के पास बैठे रो रहा है। राम जानता था कि वो लड़का एक जाने माने बिल्डर का बेटा है, तो अगर उसने कुछ नहीं किया तो यतिन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राम ने बहुत सोचा और फिर उसे याद आया कि उस बिल्डर की एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो उसने उसके बेटे की बॉडी उसी बिल्डिंग में गाड़ दी। राम अच्छी तरह से जानता था कि एक न एक दिन पुलिस बॉडी को ढूंढ ही लेगी, इसीलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो अपने खिलाफ ही सबूत इकट्ठा करने लगता है। और फिर इसके बाद फिल्म का क्लाइमैक्स है जिसमें कि राम पकड़ा जाता है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। हम दोनों ही इस फिल्म की एंडिंग से खुश नहीं थे, इसलिए फिल्म अभी तक बन नहीं पाई और उसे डर था कि कहीं कहानी चोरी न हो जाए, इसलिए उसने उस कहानी को किताब के रूप में पब्लिश करवा दिया। बात यहाँ पर यह है कि वो किताब विजय के नाम पे नहीं मेरे नाम पे छपी थी और उसका सारा प्रोसेस मेरे ही नाम पे हुआ था। उधर हम देखते हैं कि विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो अपने दिए हुए कन्फेशन को नकारते हुए कहता है कि ये पुलिस द्वारा जबरदस्ती मुझसे बुलवाया गया है। विजय की वकील कोर्ट में दृश्यम नाम की एक किताब पेश करती है और कहती है कि पुलिस ने सारी कहानी इस किताब से चुराई है और वही कहानी विजय से बुलवाई है। अब जाकर यहाँ पर समझ आता है कि विजय कितना ज्यादा चालाक इंसान है कि वो इतने सालों से शांत नहीं बैठा था बल्कि उसकी आगे की प्लानिंग चल रही थी और उसने ये किताब इसलिए छपवाई थी ताकि वक्त आने पर वो उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। मुराद अली बताते हैं कि विजय ने मुझसे जानकारी ली कि अगर बॉडी मिल जाए तो उसके बाद पुलिस द्वारा क्या प्रोसेस होता है, तो मैंने सारी जानकारी दी जिसके हिसाब से उसने नई एंडिंग बनाई, पर वो इतनी ज्यादा रिस्की थी कि हमने उसे खारिज कर दिया। अब कोर्ट में एक और बात सामने निकल कर आती है कि पुलिस स्टेशन में जो कंकाल मिला था वो सैम का है ही नहीं। मुराद अली फिल्म की एंडिंग सुनाते हुए बताते हैं कि हीरो को पता था कि पुलिस को लाश कभी न कभी तो मिल ही जाएगी, इसलिए उसने तब से ही अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया। ये फिल्म की कहानी तो है, पर जो फिल्म की कहानी है वही विजय की सच्चाई भी है, तो इसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि विजय की कहानी समझिएगा। विजय उसी दिन से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने लगा जिसकी उम्र 17 साल हो और बिल्कुल सैम की कद काठी का हो, जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। एक दिन उसकी तलाश खत्म हो जाती है क्योंकि उसे सेम वैसे ही बॉडी मिल जाती है, लेकिन उसके परिवार द्वारा वो एक कब्रिस्तान में दफना दी गई थी। जो इंसान कब्रिस्तान की देखभाल करता था विजय उससे जाकर मिलता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, और ये वही इंसान था जिसे हमने पहले देखा था। विजय को उसकी कमजोरी का पता चल जाता है कि वो बहुत गरीब है, तो वो पैसे देकर उसकी हर तरह से मदद करने लग जाता है। विजय ने बॉडी को कंकाल बनने तक का इंतजार किया और तब तक उस आदमी का भरोसा जीता, और सही वक्त आने पर उसने अपनी जरूरत आदमी को बता दी। विजय ने उस आदमी के लिए इतना सब किया था कि वो मना नहीं कर पाया और उस लड़के के कंकाल को निकाल के विजय को दे दिया। इसी बीच विजय ने यह भी पता लगा लिया कि अगर पुलिस को बॉडी मिल गई तो आगे की कार्रवाई क्या होगी। बॉडी मिलने के बाद पुलिस बॉडी को मेडिकल कॉलेज ले जाएगी और वहाँ उसकी जांच की जाएगी कि उसका जेंडर क्या है और वो कैसे मरा। फिर ये सभी जानकारी मिलने के बाद उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। विजय ये पता कर लेता है कि उसके शहर में ये सभी चीजें कहाँ होती हैं और फिर उसी जगह के वॉचमैन से दोस्ती कर लेता है
और ये वही इंसान था जिसके साथ विजय जाम लड़ाया करता था। उसने उससे दोस्ती इसलिए की थी ताकि सही वक्त आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। जब कंकाल मेडिकल कॉलेज में आ जाता है तो उसी दिन विजय वॉचमैन वाले दोस्त से वहीं पर पार्टी करने को कहता है और खूब दारू पिलाकर उसे टल्ली कर देता है। फिर उसके बाद वो सैम के कंकाल को उस लड़के के कंकाल से बदली कर देता है जो कब्रिस्तान से निकाल कर लाया था। और फिर यहीं पर से पूरा पासा पलट जाता है और टेस्ट में ये निकल के सामने आया कि वो कंकाल सैम का है ही नहीं। जो कन्फेशन पुलिस ने विजय से करवाया था वो ये साबित होता है कि उससे एक किताब की कहानी बुलवाई गई है और जो इकलौता सबूत था यानी कि सैम की बॉडी, उससे भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो सैम की ही बॉडी है। तो यहाँ पर कोर्ट विजय को रिहा कर देती है और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो लोग थिएटर में मूवी देख रहे थे उनका भी। विजय जब कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तो सैम के माता पिता बाहर ही खड़े होते हैं, तो वो उनसे नजरें नहीं मिला पाता क्योंकि भले ही वो कितनी भी सफाई दे दे पर वही जानता था कि उन पर क्या बीत रही होगी। अब हम देखते हैं कि विजय सैम के कंकाल को एसिड से जला देता है और फिर उसकी राख की अस्थियां बनाकर एक चिट्ठी के साथ सैम के घर में छोड़ देता है। चिट्ठी में लिखा था कि आपने जो मांगा था वो मैंने आपको दे दिया है, पर आपसे एक विनती है कि आप मेरे परिवार से दूर रहिएगा। अब हम देखते हैं कि सैम के माता पिता विधि के हिसाब से सैम की अस्थियों को विसर्जित कर देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सैम के पिता उसकी माँ को समझाते हैं कि जो होना था हो गया, पर अब हमें रुकना होगा और जो हुआ उसे भूलना होगा। मेरा कोई भी जवाब नहीं देती, बस रोने लग जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय दूर खड़े उन दोनों को देख रहा है, जिसका मतलब कि उनको लग रहा था कि वो विजय पर नजर रख रहे हैं, पर असलियत तो ये थी कि विजय उनसे 2 कदम आगे था और वो उन पर नजरें रखे हुए था।